नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। मैं बीए सेकंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ और उसमें हम जापान के संविधान का अध्ययन कर रहे थे। और कल हमने जापान की जो संसद है, जिसे हम डाइट कहते हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने डाइट के दोनों सदनों के बारे में और साथ ही डाइट के जो 3 तरह के अधिवेशन हैं, साधारण अधिवेशन, असाधारण अधिवेशन और विशेष अधिवेशन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसका जो निम्न सदन है, प्रतिनिधि सदन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी रचना देखेंगे। तो रचना में है कि इसके सदस्यों की संख्या व चुनाव पद्धति में समय समय में परिवर्तन होता रहता है और वर्तमान में इसमें 480 सदस्य हैं। 300 सदस्यों के चुनाव एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र एवं बहुमत प्रणाली के आधार पर होता है तथा शेष 180 सदस्यों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के आधार पर किया जाता है। योग्यता के लिए है कि वह जापान का जन्मजात नागरिक होना चाहिए और वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर ना हो, अगला है पागल या दिवालिया ना हो और चुनाव क्षेत्र में 3 महीने से रह रहा हो। साथ ही एक साथ 2 सदनों की सदस्यता की मनाही है। तो ये प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की योग्यता के मापदंड हैं। आगे है कार्यकाल 4 वर्ष है, लेकिन इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है और सदन को अविश्वास प्रस्ताव के कारण भंग किया जा सकता है। स्पीकर, प्रत्येक सदन अपने अपने स्पीकर का चुनाव स्वयं करता है और उसके लिए गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा चुनाव किया जाता है और चुनाव दलीय आधार पर होता है। बैठकों की अध्यक्षता जो स्पीकर है वो बैठकों की अध्यक्षता करता है, उपस्थिति की जांच करता है, सदस्यों के बोलने का क्रम निर्धारित करता है, प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है, काम रोको प्रस्ताव पारित करने की अनुमति देता है और साथ ही उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। दूसरा है सभासद सदन या पार्षद सदन। यह ऊपरी सदन होता है, या इसे हम द्वितीय सदन भी कहते हैं। इसमें है पहला रचना। सदस्य संख्या 252 है और इसमें 152 भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं, अर्थात देश के 46 जिलों से ये सदस्य चुने जाते हैं। शेष 100 सदस्य संपूर्ण राष्ट्र द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची पद्धति के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। प्रत्येक मतदाता 2 मतों का प्रयोग करता है, एक स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र तथा दूसरा राष्ट्रीय क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए। और योग्यता देखें तो योग्यता है आयु 30 वर्ष है और बाकी सभी योग्यताएं समान है, जैसे कि प्रतिनिधि सदन के लिए निर्धारित की गई थी। आगे है कार्यकाल यह एक अर्ध स्थायी सदन है। इसका पूर्ण विघटन कभी भी नहीं होता है। सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन आधे सदस्य 3 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। सभापति, सदन की कार्यवाही चलाने के लिए एक सभापति होता है और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति होता है। आगे है डाइट की शक्तियाँ एवं कार्य। पहला है विधायी कार्य। हमें ये पता है कि जो डाइट है वो व्यवस्थापिका है या विधायी संस्था है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधायी कार्य है या कानून निर्माण का कार्य है। इसमें पहला है कि ये कानून बनाने वाली एकमात्र संस्था है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और यदि साधारण विधेयक प्रतिनिधि सदन में पास होने पर सभासद सदन में जाता है, या तो वह पास कर दे या 60 दिन के लिए रोक सकता है। वह उसे संशोधित भी कर सकता है या रद्द भी करने का अधिकार रखता है। और अगर दोनों सदनों में मतभेद होने पर एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस समिति स्थापित की जाती है जो मतभेद को दूर करने का प्रयास करती है। और फिर भी मतभेद समाप्त न हो तो प्रतिनिधि सदन उस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पास कर दे तो दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। यानी अगर मतभेद होता है और प्रतिनिधि सदन उस पर दोबारा 2/3 बहुमत से पास कर देगा तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। यदि सभासद
सदन विधेयक पास करके प्रतिनिधि सदन के पास भेज दे और वह उसे पास नहीं करे तो ऐसी स्थिति में वह दोबारा पारित नहीं किया जा सकता है। अर्थात 60 दिन तक रोकने का उद्देश्य उसकी आलोचना करना होता है और जनता को विधेयक के गुण दोषों से परिचित करवाना होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो सभासद सदन उसको 60 दिन तक रोकता है तो उसका उद्देश्य यह रखा गया है कि जनता उस विधेयक के गुण दोषों से परिचित हो जाए, उसकी आलोचना या जो भी कमियां हैं वो जनता तक पहुंच जाए। दूसरा है कार्यपालिका शक्तियां। वहाँ भी पता है हमें कि संसदीय शासन प्रणाली है, तो ऐसी स्थिति में संसदीय शासन प्रणाली होने से मंत्रिमंडल डाइट के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। जैसे कि ब्रिटेन में संसद है या भारत में भी संसद के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री डाइट के द्वारा चुना जाएगा और मंत्री डाइट से ही लिए जाते हैं। डाइट के मंत्रियों के अनैतिक कार्य की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने, उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव पारित करने, निंदा प्रस्ताव पारित करने, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है और मंत्रिमंडल को अपदस्थ करने की शक्ति केवल प्रतिनिधि सदन को ही प्राप्त होती है। आगे है वित्तीय शक्ति। डाइट का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पूर्ण अधिकार होता है और कैबिनेट द्वारा जो भी बजट पेश किया जाता है उसे डाइट ही पास करती है। डाइट बजट की जांच कर सकती है और सदस्यगण प्रत्येक मत की आलोचना कर सकते हैं। बजट पहले प्रतिनिधि सदन में प्रस्तुत होता है। जैसे कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि ब्रिटेन और भारत में भी निम्न सदन में ही पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है और फिर सभासद सदन में प्रस्तुत होता है। 30 दिन तक वह उसे रोक सकता है और अगर सभासद सदन सहमत न हो तो दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा भी समझौता कराने का प्रयास किया जाता है और अगर तब भी समझौता न हो तो प्रतिनिधि सदन का निर्णय ही डाइट का निर्णय माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखने से पता चलता है कि वित्तीय शक्ति में जो निम्न सदन है प्रतिनिधि सदन की शक्ति या वह प्रमुख रूप से कार्य करता है। अतः प्रतिनिधि सदन को ही इस क्षेत्र में मुख्य शक्ति प्राप्त है। अगला है न्यायिक शक्ति। यह कानून द्वारा संविधान के उपबंधों के अंतर्गत न्यायपालिका का संगठन निर्धारित करने, न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित करने वे न्यायालयों की कार्यप्रणाली निश्चित करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर डाइट के दोनों सदन अपने में से एक एक महाभियोग न्यायालय चुनते हैं और दोनों में से 7-7 सदस्य यानी कुल 14 सदस्य लिए जाते हैं। यदि कोई न्यायाधीश भ्रष्टाचार फैलाए, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करे तो उनके विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई चलाई जा सकती है और न्यायाधीशों पर दोषारोपण या दोषारोपण समिति लगाने का कार्य करती है। आगे है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। प्रधानमंत्री डाइट के सदस्यों में से ही अर्थात प्रतिनिधि सदन में से ही सदस्यों का चुनाव करती है। द्वितीय सदन केवल 20 दिन तक उसको विलंब कर सकता है। मंत्रिपरिषद डाइट यानी प्रतिनिधि सभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अपने प्रथम सदन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्थायी समिति के जो अध्यक्ष है आदि का निर्वाचन किया जाता है। और अंतिम है संवैधानिक शक्ति। संवैधानिक संशोधन में दोनों सदनों की शक्तियाँ समान होती है। फिर उसे प्रत्येक सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत या अधिक संख्या से पास किया जाता है तो वह संवैधानिक संशोधन लागू हो जाता है। तो इस तरह से ये जापान में दोनों सदन या वहाँ की जो डाइट है उसकी शक्तियाँ हैं और कल इसके निष्कर्ष के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।